हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो इससे पहले वाले वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी एंड फ्यू अदर रिलेटेड टर्म्स. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, विच आर टू टाइप्स, प्रेडिक्टिव एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी. सो लेट्स डिस्कस. कंटेंट वैलिडिटी को इंट्रिंसिक रेलिवेंस और सर्कुलर वैलिडिटी भी बोलते हैं. Now, what is content validity? When a test is constructed so that its content of terms measure what the whole test claims to measure, the test is said to have content validity. यानी जो भी आपका टेस्ट जिस बारे में भी बना है, ठीक है, जिस पर्पस के लिए बना है, सपोज इंटेलिजेंस का टेस्ट है, तो आपका वो इंटेलिजेंस का टेस्ट के हर एक आइटम्स, सपोज उसमें 30 आइटम्स है, तो वो 30 आइटम्स यानी आइटम्स का मतलब क्वेश्चन नंबर, तो वो 30 क्वेश्चन नंबर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन नंबर मस्ट मेजर इंटेलिजेंस, राइट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 20 क्वेश्चन इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन मेमोरी या लैंग्वेज या थॉट प्रोसेस कुछ इस तरह का मेजर कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर आपके ईच एंड एवरी आइटम इज मेजरिंग ओनली एंड ओनली इंटेलिजेंस एंड नन अदर कंस्ट्रक्ट, तो उसको बोलेंगे कि आपकी जो कंटेंट वैलिडिटी है वो हाई है, राइट. कंटेंट वैलिडिटी इज कंसर्न विद द रेलिवेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द आइटम. ठीक है, आइटम का आपका जो भी नेचर है, यानी क्वेश्चन नंबर का जो भी नेचर है आपका कि वो क्या मेजर कर रहा है, ओके, इंडिविजुअली एंड एज अ होल. तो यानी हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम भी 30 आइटम्स है, तो 30 आइटम्स इंडिविजुअली भी इंटेलिजेंस को मेजर करें और 30 आइटम्स एज अ होल, यानी आपका पूरा कंप्लीट टेस्ट जब इंडिविजुअली मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली एज अ होल तो मेजर करेंगे, राइट. तो कंटेंट वैलिडिटी के अंदर दो तरह की वैलिडिटी आ जाती हैं. एक होती है आइटम वैलिडिटी और दूसरी होती है सैम्पलिंग वैलिडिटी. Okay, तो item validity is basically concerned with whether the test item represent measurement in the intended content area. यानी कि ये मतलब हुआ इसका कि सपोज आपका एक टेस्ट है, मान लीजिए मैं आपका एक मैथमेटिक्स का टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है. तो अब मैंने मैथ्स के जो क्वेश्चंस उसमें आपको दिए, तो सारे क्वेश्चंस उसमें 30 क्वेश्चंस हैं और सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ओके. तो अब यहाँ पे आइटम वैलिडिटी तो आपकी हाई होगी क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैथ्स के ही हैं और मैथ्स का ही टेस्ट हो रहा है, राइट. लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन दे दूँ सारे, ठीक है, तो ये आपकी सैम्पलिंग वैलिडिटी इसमें कम हो जाएगी. तो सैम्पलिंग वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपके जो भी टॉपिक है, जो भी आपका पर्पस है, जिस चीज़ के लिए आपका जो टेस्ट बना है, उस पर्टिकुलर पर्पस के जितने भी एरिया हैं वो सारे एरिया कवर होने चाहिए. तो अगर वो सारे एरिया को कवर कर रहा है तो उसका मतलब आपकी सैम्पलिंग वैलिडिटी भी हाई है. तो आई होप दिस इज़ क्लियर कि जब हम एक जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के सारे अगर क्वेश्चंस हैं उसमें तो यानी आइटम वैलिडिटी इज़ हाई. लेकिन मैथ्स के जितने हो सके 30 क्वेश्चन में तो सारे नहीं कवर हो पाएंगे, दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक. लेकिन मैक्सिमम आपके 30 अगर क्वेश्चन है तो 30 एरियाज भी मैथ्स के कवर हों. तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि हाँ, आपकी सैम्पलिंग वैलिडिटी भी हाई है, ओके. नाउ कंटेंट वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज एग्जामिन इन टू वेज. दो तरह से आप कंटेंट वैलिडिटी हम कैसे निकालेंगे, तो उसके दो तरीके हैं कि एक तो होता है कि आपका एक्सपर्ट जजमेंट और दूसरा है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. तो एक्सपर्ट जजमेंट ऑफ कोर्स ये है कि हम जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, लाइक हिस्ट्री का अगर मैंने टेस्ट बनाया तो मैं उसको हिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, उनको दे दूंगी वो टेस्ट और उनसे मतलब वो अपना जजमेंट देंगे दैट वेदर दिस टेस्ट इज़ हैविंग कंटेंट वैलिडिटी और नॉट. कोई और आइटम्स हैं जो इंपॉर्टेंट वो डालने हैं या कुछ इरेलीवेंट आइटम्स उसमें पड़े हैं उसको हटाने हैं, तो वो सिर्फ ऊपर से देख के एक टीचर की तरह उस टेस्ट को चेक करेंगे और फिर उसमें जो भी करेक्शन या कुछ करना होगा तो वो कर देंगे, ओके. और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू इस तरह से कर सकते हैं लाइक हम उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालेंगे. तो इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपके जो भी हर एक आइटम्स के बीच में इंटरनली कंसिस्टेंट हो, इंटरनल कंसिस्टेंसी कोरिलेशन उसका हाई हो, राइट. तो इस तरह से अगर वो हाई होगी, सारे आइटम्स एक दूसरे से अच्छे से इंटरनली कोरिलेट करे होंगे, उनका इंटरनल कंसिस्टेंसी हाई होगी, तो इसका मतलब कि आपका जो कंटेंट वैलिडिटी है वो हाई होगी. और दूसरा तरीका ये है कि हम कोरिलेट कर सकते हैं स्कोर्स को दो इंडिपेंडेंट टेस्ट पे, यानी कि बोथ ऑफ विच आर सेट टू मेजर द सेम थिंग. जो भी दो टेस्ट हैं और दोनों एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं, तो हम उन दो टेस्ट को किसी पे लगाएंगे सैम्पल पे और उसके जो स्कोर्स निकलेंगे उन दोनों को हम मतलब कोरिलेट कर सकते हैं. तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है जो कंटेंट वैलिडिटी हम जिससे निकालते हैं, ओके. तो कंटेंट वैलिडिटी मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है अचीवमेंट टेस्ट के लिए. और जो एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट है, इस सब के लिए कंटेंट वैलिडिटी एसेंशियल नहीं होती है. तो इसलिए इसका रीज़न ये है कि जो एरिया है
एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो एप्टीट्यूड आप कितने एरिया में मेजर कर लोगे? वी हैव एम्पल ऑफ एरियाज जहाँ पे लोगों का एप्टीट्यूड होता है, तो आपका टेस्ट चाहे जितना भी अच्छा हो वो हर एरिया के एप्टीट्यूड को नहीं मेजर कर पाएगा। तो जब ऐसा है तो यानी कि आपकी जो कंटेंट वैलिडिटी है वो उसमें लो होगी। तो इसलिए इन इंटेलिजेंस टेस्ट भी है, कई सारे ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं इंटेलिजेंस के, पर्सनालिटी के भी कई सारे ट्रेट है, तो कहाँ तक कि आपका टेस्ट हर एस्पेक्ट को कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो कंटेंट वैलिडिटी है इन सब के लिए लो होती है। और वहीं अचीवमेंट इसकी बात करें तो अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ में हम अचीवमेंट टेस्ट देखते हैं तो वो उस तरह के टेस्ट के लिए कंटेंट वैलिडिटी इज एप्रोप्रिएट। ओके, उसके बाद फेस वैलिडिटी एक टर्म होता है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट हेयर। इट इज़ द मेयर अपीयरेंस दैट द टेस्ट हैज़ वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी का मतलब ये है कि ये इट रिफर्स नॉट टू व्हाट द टेस्ट एक्चुअली क्लेम्स टू मेजर, ठीक है, बल्कि ये उस चीज़ को मेजर करता है, उस चीज़ को देखता है दैट व्हाट इट अपीयर्स टू मेजर सुपरफिशियली, ठीक है, ऊपर ऊपर से दिखने में आपका जो टेस्ट है वो वैलिड लगना चाहिए। या इसका पर्पस क्या है, मतलब ये क्यों इसलिए है कि मान लीजिए अगर आप किसी को अपना टेस्ट दे रहे हो और आप उनसे ये बोल रहे हो कि दिस इज़ फॉर मेजरिंग योर पर्सनालिटी ट्रेट, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जो भी टेस्ट टेकर है, जो भी वो टेस्ट को फिल कर रहा है, उसको ऐसा लगे कि नहीं ये पर्सनालिटी तो नहीं मेजर कर रहा है, ये मेरी कुछ और चीज़ मेजर कर रहा है, और ये मुझसे बोल रहे हैं कि ये पर्सनालिटी मेजर कर रहा है। तो इससे ये ज़रूरी होता है फेस वैलिडिटी के लिए कि जो भी एक ले मैन पर्सन है उसको वो टेस्ट वैलिड लगना चाहिए। जो टेस्ट टेकर है उसको अपना जो भी वो टेस्ट कर रहा है उसको वो चीज़ वैलिड लगनी चाहिए, भले ही उसको वो टेक्निकल एस्पेक्ट से वो मतलब उससे अवेयर ना हो, लेकिन उसको दिखने में वो टेस्ट लगना चाहिए कि हाँ वैलिड है, ये मेरी वही चीज़ मेजर कर रहा है जो बोल रहे हैं, मुझे धोखा नहीं दिया जा रहा। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो ये कोई टेक्निकल फॉर्म ऑफ वैलिडिटी नहीं होती है, इट इज़ अ मैटर ऑफ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। ओके, तो फेस वैलिडिटी की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है जो भी वर्डिंग है आपके या स्ट्रक्चर हैं टेस्ट कंटेंट्स की, ठीक है, आपके आइटम का जो वर्डिंग्स हैं वो सब करेक्ट करने में फेस वैलिडिटी हेल्प करती है, राइट। नेक्स्ट वैलिडिटी इज़ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। तो इसमें क्या होता है, सो इसके अगर हम एग्जांपल से समझें तो मतलब ये जो इसके दो टाइप्स हैं इससे समझे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा टेस्ट जो मतलब क्राइटेरिया मीन्स कोई भी आउटसाइड इंडिपेंडेंट वैलिडिटी। जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो आई हैव एक्सप्लेन कि इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कोई भी ऐसा टेस्ट जो हमारे टेस्ट के बाहर है। लाइक दो तरह की होती है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी। तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को एम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी भी बोलते हैं। तो अब प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में क्या होता है कि आपका कोई भी, जैसे आज आपने एक टेस्ट लगाया, अ टेस्ट इज कोरिलेटेड अगेंस्ट द क्राइटेरियन टू बी मेड अवेलेबल सम टाइम इन द फ्यूचर। तो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं कि आपका जो हमारे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो वो प्रिडिक्ट करते हैं उनमें प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है या नहीं। वो टेस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस को या नहीं। तो ये होती है कि जैसे आज हमने आपको एक टेस्ट दिया, आप एंट्रेंस टेस्ट आपने लिखा और उसके बाद फाइनल एग्जाम में भी आपका अच्छा स्कोर आया। तो हम आज भी आपने एंट्रेंस टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल एग्जाम में भी आपका अच्छा स्कोर आया, तो दोनों की जो इसका कोरिलेशन होगा वो हाई आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एंट्रेंस टेस्ट था वो वैलिड था, ठीक है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी थी उसके अंदर। ओके, कि वो ये प्रिडिक्ट करने के लिए कैपेबल था कि आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को। और अगर मान लीजिए आपने आज एंट्रेंस टेस्ट बहुत अच्छा आपने कर लिया लेकिन आप फाइनल एग्जाम में जाके फेल हो गए, तो हमने दोनों का स्कोर को कोरिलेट किया और ऑब्वियसली वो लो कोरिलेशन आया। तो इससे क्या मतलब हुआ कि आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट की प्रेडिक्टिव वैलिडिटी थी वो लो थी, वो ये प्रिडिक्ट करने में नहीं सक्सेसफुल हो पाया कि वेदर यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर और नॉट इन द फ्यूचर। तो जैसे ये जीपीए है, ये एसएटी एसीटी तो हमारे इंडिया की नहीं है, तो इसमें टाइम गैप होता है। ओके, यानी कि आज हमने एक टेस्ट लिया, उसके बाद 2 साल 3 साल बाद हमें दूसरा स्कोर मिलेगा। तो इस वजह से देयर इज़ अ टाइम गैप इन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। और ये इस तरह के हैं, डिप्रेशन आउटकम स्केल है ये, इट इज़ अ टूल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर्स ऑफ डिप्रेस्ड पीपल। प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, कैन प्रेडिक्ट वेदर अ पर्सन इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन दैट कैरियर पाथ। तो हमने आज एक टेस्ट लिया और उसको हमने स्कोर लिया और उसके बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस टेस्ट के लिए। इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे टाइम गैप है, ठीक है। हमें आने 2 साल बाद हमको वो स्कोर मिलेगा, तब हम कोरिलेट कर पाएंगे और तब हमको पता चलेगा कि आज हमने जो टेस्ट बनाया था वो वैलिड है, उस पर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्राइटेरिया के साथ हम मेजर करें, इसलिए ये क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी का एक पार्ट है कि एक क्राइटेरिया के साथ हमने उसको कोरिलेट किया।
नेक्स्ट इज कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट का मतलब ही यही होता है प्रेजेंट टाइम पे, अभी, राइट नाउ, जस्ट नाउ, ठीक है। तो कॉन्करेंट वैलिडिटी मेजर्स हाउ वेल अ न्यू टेस्ट कंपेयर्स टू एन वेल एस्टैब्लिश टेस्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमने आज एक नया टेस्ट बनाया और उसको हमने जो अभी अवेलेबल टेस्ट है, ठीक है, उसी के साथ हमने उसको कोरिलेट करके देख लिया। लाइक आपने अभी एक इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया मान लीजिए, और फिर उसके बाद हम एक ऑलरेडी अवेलेबल टेस्ट जो इंटेलिजेंस का ही है और वैलिड भी है, हम उसके साथ उसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि एक सैम्पल को हमने अपना टेस्ट दिया और फिर वो जो टेस्ट देंगे जो वैलिड है आउटसाइड क्राइटेरिया, और फिर दोनों का स्कोर निकालेंगे और उसको कोरिलेट करेंगे। अगर हाई कोरिलेशन आया तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कॉन्करेंट वैलिडिटी है दैट इज़ हाई। तो कॉन्करेंट वैलिडिटी इज़ यूज टू डायग्नोज फॉर द प्रेजेंट स्टेटस, ठीक है। जो भी हमें अगर करंट अभी कोई चीज़ पता करनी है, करंट हमें निकालना है, ठीक है, इसके लिए हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश टेस्ट है। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में क्या है कि हमारा आज का एक टेस्ट है, उसको हम 2 साल बाद या टाइम गैप के बाद उसको वो करेंगे, कोरिलेट करेंगे। कॉन्करेंट वैलिडिटी में एक टेस्ट हमने अभी नया बनाया है और उसको हम पहले से अवेलेबल टेस्ट के साथ कोरिलेट कर देंगे, ठीक है। So test is correlated with the criterion which is available at the present time, can be applied on the same sample with no time gap और can be applied on two groups concurrently। इसका क्या मतलब हुआ कि अब जैसे हमको 2 स्कोर चाहिए होंगे, तो वो 2 स्कोर कहाँ से आएंगे कि आप उसको एक सेम सैम्पल पे आप अपने दोनों जो टेस्ट है, एक जो आपका जो आपका टेस्ट है वो और जो क्राइटेरिया है वो दोनों टेस्ट आपने एक ही सैम्पल को दे दिए। बहुत ज़्यादा उसमें टाइम गैप नहीं होना चाहिए, जैसे आज और कल दोनों पे कर लिया या एक ही दिन में दोनों कर लिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्करेंट है। अगर इसमें अगर टाइम गैप हो गया आपके दोनों टेस्ट स्कोर्स के बीच में तो वो प्रिडिक्टिव की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो अगर आपको कॉन्करेंट वैलिडिटी निकालनी है तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ द टाइम गैप बिटवीन द टू सेट ऑफ स्कोर्स। तो क्या कर सकते हैं आप कि आप सेम सैम्पल को दोनों आप दे सकते हो विद नो टाइम गैप, ओके। और क्या कर दूसरा तरीका क्या है कि आप 2 ग्रुप्स को दे सकते हो, एक को क्राइटेरिया दे सकते हो, एक को अपना वाला टेस्ट दे सकते हो, और फिर उन दोनों का जो स्कोर निकलेगा उन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, ओके। सो प्रेजेंट टाइम पे कॉन्करेंट नो टाइम गैप इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्करेंट वैलिडिटी। आई होप this is clear. So this was it for this video. If you have any doubt you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.